नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं अंकित श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है दीक्षा इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टर्म जो कि है सॉल्युबिलिटी। हम लोग पिछले क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल सेशन कर चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड किसको कहते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किसे कहा जाता है और सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले जो टर्म हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा सॉल्युबिलिटी। हम सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, पहले इस चीज को देखिए। सबसे पहला हेडिंग आप लोग लगाइए जो कि है आपका सॉल्युबिलिटी। इसको हिंदी में बच्चों कहते हैं विलेयता। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, विलेयता। ठीक है, सॉल्युबिलिटी किसे कहा जाता है, जैसे इसको एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से समझो, इसके बाद हम डेफिनेशन आपको बता देंगे। सपोज करो कि आपके पास एक ग्लास है जिसमें आपने पानी भर के रखा है। ठीक है, हमने इसमें 1 चम्मच चीनी को डाला, चीनी घुल गया। दूसरा चम्मच चीनी डाला, वो भी चीनी घुल गया। जब तीसरा चम्मच चीनी को डाले तो हम देखें कि उसको घुलने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन घुलते घुलते वो भी क्या हुआ, घुल गया। जब चौथा चम्मच चीनी को हम डाले तो अब देख रहे हैं कि वो चीनी नहीं घुल रहा है। हम कितने देर तक भी उसको मिला लें, चम्मच को हिला लें, लेकिन वो चीनी नहीं घुलेगा। ठीक है, तो यहां हम क्या देख रहे हैं भैया कि एक निश्चित तापमान पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को ही ऐड किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि फिक्स टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में आप मैक्सिमम जितना सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, जितना सॉल्यूट को घोल सकते हैं, वही उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। आई बात समझ में? चलो देखो इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, तो हम लिखेंगे एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर the maximum amount of solute, the maximum amount of solute which can be dissolved, which can be dissolved in a specific amount of solvent, in a specific amount of solvent is called its solubility। उसी चीज को हम क्या कहेंगे, is called its solubility। इससे हम क्या समझे बच्चों कि भैया जब सॉल्यूट मतलब जब सॉल्वेंट का क्वांटिटी फिक्स्ड है, जब विलायक की मात्रा निश्चित है, फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स है, तो हम मैक्सिमम कितना सॉल्यूट को उसमें घोल सकते हैं अच्छे से, यही उसकी क्या बताएगी, सॉल्युबिलिटी बताएगी। ठीक है बच्चों, अब सॉल्युबिलिटी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो याद रखना सॉल्युबिलिटी को मेजर करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये मेजर होता है तुम्हारा ग्राम पर लीटर में या तो ग्राम पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, कहने का मतलब है कि हर 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, और या तो ग्राम पर लीटर में कि 1 लीटर जो सॉल्वेंट है वो कितने ग्राम सॉल्यूट को क्या कर रहा है, अपने आप में घोल ले रहा है। समझ रहे हो बात को? तो ये जो सॉल्युबिलिटी है ये मतलब ये जो यूनिट है वो किसके लिए है, वो है सॉलिड इन लिक्विड के लिए, जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को किसी लिक्विड में घोलते हैं। आई बात समझ में? अगला है कि अगर आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड देखोगे तो याद रखना कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज मेजर्ड in terms of mole fraction of gas, in terms of mole fraction of गैस। मतलब कि गैस, अगर किसी गैसियस सब्सटेंस को हम लोग किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं
तो वहां पे जो सॉल्युबिलिटी होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के टर्म्स में कैलकुलेट होता है, और अगर किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो वहां सॉल्युबिलिटी को ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करते हैं। आई बात समझ में? सॉल्युबिलिटी। अब देखो बच्चों, सॉल्युबिलिटी हम लोग को क्लास 12th में सॉल्युबिलिटी का दो मतलब कंडीशन पढ़ना है। वो कंडीशन कौन कौन सा है? सबसे पहला कंडीशन जो है आपका, पहला कंडीशन है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है। हम पढ़ेंगे कि जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो कितने टाइप्स का सॉल्यूशन होगा, कौन कौन सा फैक्टर है जो किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते समय उस चीज को अफेक्ट करेगा। समझ रहे हो बात को? और दूसरा जो पढ़ना है आपको, दूसरा कंडीशन वो है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि अगर किसी लिक्विड में किसी गैस को हम डिसॉल्व करेंगे तब क्या होगा। समझ रहे हो कि गैस डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, टेम्परेचर घटाना होगा, बढ़ाना होगा, प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा, हम सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वहां हेनरीज लॉ पढ़ाएंगे, उसके एप्लीकेशंस पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की ओर आगे चलेंगे। ठीक है, मतलब आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की ओर चलेंगे, वेपर प्रेशर की ओर चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड। तो किसी सॉलिड सब्सटेंस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करने के आधार पे, उसके बेसिस पे सॉल्यूशन के तीन टाइप्स होते हैं। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट को ऐड करते जा रहे हैं और वो ऐड घुलते जा रहा है घुलते जा रहा है, मतलब वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी सॉल्यूशन में और सॉल्यूट को ऐड किया और वो सॉल्यूट वहां घुल गया, मतलब वो सॉल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड है। अगर आपने किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट को मिलाया और वो सॉल्यूट नहीं घुल रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। नहीं घुलेगा तो सैचुरेटेड, घुलते जाएगा तो अनसैचुरेटेड। और अगर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, अगर हम उसको गर्म कर दें, तो हम देखेंगे कि वो सैचुरेटेड होते हुए भी और सॉल्यूट को डिसॉल्व करना शुरू कर दिया, तो हम उसको क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो अगला जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन on the basis of solubility, on the basis of solubility, इस solubility के बेसिस पे क्लास सॉल्यूशन को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया बच्चों? इसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे? फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में अगर और सॉल्यूट को हम डिसॉल्व नहीं करा सकते, मतलब सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता है, नहीं घुल सकता है, तब वो सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड है। याद रखना। तो तुम क्या लिखोगे? इफ नो मोर सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट is added to the solution, is added to the solution। यहां पर एडेड भी लिख दो और साथ ही साथ स्लैश दे करके डिसॉल्व्ड भी कर देना कि और हम भूल नहीं सकते। is added to the solution at a constant temperature, at a constant लिखिए, चाहे सेम लिखिए, चाहे फिक्स्ड लिखिए, constant temperature, then it is called saturated solution, then it is called saturated सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि भैया अगर एक गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी घोलने की क्षमता है तो वो 4 ही चीनी घोलेगा, 4 ही चम्मच घोलेगा चीनी को, 5वां चम्मच को नहीं घोलेगा। तो 4 चीनी अगर ऑलरेडी घुला हुआ है, मतलब वो क्या है? सैचुरेटेड है, कंप्लीटली सैचुरेटेड है। आप उसमें और चीनी को नहीं घोल सकते। ठीक है, अब देखो दूसरा जो डेफिनेशन है, मतलब दूसरा टाइप है सॉल्यूशन का, वो है बच्चों अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सेकेंड टाइप आपको पढ़ना है वो क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड किसको कहोगे? अगर आप और सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हो और वो घुलता जा रहा है,
मतलब अभी वो अपने सैचुरेशन टेम्परेचर या सैचुरेशन लेवल तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो यहां क्या लिखिएगा कि इफ मोर अमाउंट ऑफ solute can be dissolved in a solution, dissolved लिखिए चाहे added लिखिए, dissolved in a solution, then सॉल्यूशन यहां कंडीशन लिख देना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है एट कांस्टेंट और सेम टेम्परेचर, देन इट इज कॉल्ड then it is called unsaturated solution, then it is called unsaturated solution। मतलब अभी हम और सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, जितना ज्यादा सॉल्यूट तुम ऐड करते जाओगे वो एक समय आने तक घुलता जाएगा और एक समय के बाद वो जब सैचुरेट हो जाएगा फिर नहीं घुलेगा। तो अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट घुल रहा है मतलब वो क्या है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब तीसरा जो कंडीशन आपको पढ़ना है या जो तीसरा टाइप पढ़ना है वो है बच्चा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा क्या है तुम्हारा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे, तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर आप गर्म करते हैं, अगर आप हीट करते हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो और सब्सटेंस को और सॉल्यूट को डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। तो किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर और सॉल्यूट को घोला जा रहा है टेम्परेचर को चेंज करके, तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। जैसे आप जलेबी खाए होंगे, तो जलेबी में जो चीनी का चाशनी होता है दैट इज नॉट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि पानी में चीनी डाल दिए तो उतना गाढ़ा शुगर सॉल्यूशन बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, उस शुगर और वाटर के सॉल्यूशन को लगातार टेम्परेचर देते जाते हैं और चीनी ऐड करते जाते हैं, वो घुलते जाता है और एक समय के बाद वो काफी विस्कस लिक्विड बन जाता है जिसको कि हम चाशनी कहते हैं। मतलब कह सकते हो कि जो चाशनी है वो एक तरह का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहां तुम इसमें क्या लिखोगे, इफ इफ टेम्परेचर of a saturated solution, if temperature of a saturated solution is increased, then more amount of solute can be, then more amount of solute can be dissolved in it, dissolved in it। भैया अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो और सॉल्यूट को उसमें ऐड करना क्या है, पॉसिबल है। और इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहां लिखना कि द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये था कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन तीन टाइप्स के हैं। आपका एक हो गया सैचुरेटेड, एक हो गया अनसैचुरेटेड और एक हो गया सुपर सैचुरेटेड। अब देखो, अगर किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, समझ रहे हो, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट से इसको क्या फर्क पड़ता है। तो थोड़ा सा हम उनके फैक्टर्स पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगला जो हेडिंग आप दोगे वो क्या दोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, हेडिंग देना फैक्टर्स affecting solubility of solid in liquid, factors affecting solubility of solid in liquid। आई बात समझ में, कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है बच्चों। तो जो सबसे पहला फैक्टर किसी सॉलिड के सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ
सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूट किस नेचर का है, सॉल्वेंट किस नेचर का है, इससे भी सॉल्युबिलिटी पर फर्क पड़ता है। जैसे एग्जांपल देखो तुम, एग्जांपल में क्या है बच्चों कि सोडियम क्लोराइड को या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम पानी में डिसॉल्व करा सकते हैं। सोडियम क्लोराइड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम कहां डिसॉल्व करा सकते हैं, पानी में। लेकिन इसी सोडियम क्लोराइड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम बेंजीन में डिसॉल्व नहीं करा सकते ना, नहीं डिसॉल्व होगा। क्यों डिसॉल्व नहीं होगा भैया, क्योंकि सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोलर नेचर के होते हैं, इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, ये डिसोसिएट करते हैं प्लस माइनस में। समझ रहे हो बात को, मतलब वहां चार्ज सेपरेशन है। तो अगर जो सब्सटेंस पोलर है वो पोलर में ही घुलेगा, पानी भी पोलर होता है, ये तुम्हारा NaCl और HCl भी पोलर होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सब्सटेंस है, जो सॉल्यूट है वो पोलर है और सॉल्वेंट भी क्या है, पोलर है। तो पोलर पोलर में घुलेगा, लेकिन जो पोलर सब्सटेंस है, बेंजीन तुम्हारा नॉन पोलर होता है, तो पोलर नॉन पोलर में नहीं घुलेगा। ठीक उसी प्रकार से समझना, अगर तुम्हारे पास नैप्थलीन है, नैप्थलीन है या फिर एंथ्रासीन है, तो बच्चों ये जो होते हैं ये बेंजीन में घुल जाते हैं। ये किस में घुल जाते हैं, बेंजीन में घुल जाते हैं। लेकिन आप इन्हीं को अगर चाहेंगे कि आप पानी में घोल दें तो ये नहीं घुलेगा और बेंजीन में क्या होगा, घुल जाएगा। क्यों घुल जाएगा, क्योंकि नैप्थलीन और एंथ्रासीन खुद दोनों के दोनों क्या है, नॉन पोलर है। आई बात समझ में, वो क्या है, नॉन पोलर है, उनका डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। ठीक है, और ये जो सब्सटेंस बेंजीन है ये भी क्या है, नॉन पोलर है। इससे तो ये पता चल गया कि भैया पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलता है। मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है कि कौन किस में घुलेगा किस में नहीं घुलेगा। तो यहां से हम एक टर्म लिख सकते हैं, वो टर्म क्या है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब जो एक जैसे होते हैं वो एक जैसे को ही घोलते हैं, अपने जैसे को ही घोलते हैं, किसी दूसरे टाइप को अपने में नहीं घुलने देते। तो पहला फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो कि सॉलिड को लिक्विड में सॉल्युबल होने से अफेक्ट कर रहा है। दूसरा फैक्टर देखो बच्चों, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। अब बच्चा बोलेगा कि सर टेम्परेचर से सॉलिड को लिक्विड में घुलने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों देखिए, एक चीज हम आपको नहीं बताए, वो चीज ये है कि अगर किसी सब्सटेंस को आप लिक्विड में घोलते हो, किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलते हो, चाहे गैस को लिक्विड में घोलते हो, किसी भी सब्सटेंस को घोलते हो, तो उस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन लिक्विड में क्या होगा, बढ़ते जाएगा। घुलेगा मतलब सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और इस चीज को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। इस चीज को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन, याद रखना। तो अगर आप सपोज कीजिए कि आपका डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो है, घुलने का प्रोसेस जो है, ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक किसको कहा जाता है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम उस सॉलिड को लिक्विड में घोलें तो आपको हीट बाहर से देना पड़ेगा, क्योंकि बिना आपके हीट दिए हुए घुलवे नहीं करेगा। तो वैसा प्रोसेस जिसमें बाहर से हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो अगर डिसोल्यूशन की प्रक्रिया एंडोथर्मिक है, मतलब कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो इस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। याद रखिएगा, डिसोल्यूशन की प्रोसेस मतलब कि सॉलिड को लिक्विड में घुलने का प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक में हीट बाहर से दिया जाता है, तो आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाइएगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर घटाइएगा सॉल्युबिलिटी जो है वो घटेगा। आई बात समझ में। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आ रही है बात समझ में। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है बच्चों, ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब कि जैसे ही सॉलिड को लिक्विड में डाला गया, देखा गया कि वहां से हीट निकलना शुरू हो गया। तो भाई एक्सोथर्मिक है कहने का मतलब है कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन जीरो, निगेटिव है।
आप थर्मोडायनेमिक्स में इस चीज को पढ़े होंगे कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का या एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एंथैल्पी ऑफ जो डेल्टा H होता है, एंथैल्पी चेंज जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है। तो इस कंडीशन में हीट पहले से ही निकल रहा है, तो यहां पर टेम्परेचर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो उस कंडीशन में जो सॉल्युबिलिटी होगा वो घटेगा, सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपने टेम्परेचर को कम किया, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर आपने टेम्परेचर को कम किया तो सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी होगी बच्चों वो और बढ़ेगी। आई बात समझ में? मतलब हम कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये किस प्रोसेस पे लग रहा है? एंडोथर्मिक प्रोसेस पे लग रहा है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये किसके लिए है बच्चों? एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये दूसरा फैक्टर था जो किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व होने से रोकता है, सॉल्युबल होने से रोकता है। और जो तीसरा फैक्टर है वो है आपका प्रेशर। तीसरा फैक्टर क्या है आपका? प्रेशर। कि आखिर प्रेशर के चेंज होने से किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन एक बात देखिए, बात ऐसा है कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पैक्ड होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता कि अगर आप प्रेस करोगे तो इस पे कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सॉलिड के पार्टिकल्स पे चाहे लिक्विड के पार्टिकल्स पे प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रेस्ड है, ऑलरेडी बहुत पैक्ड है। हाँ, प्रेशर का फर्क किस पे आएगा भैया? गैस पे। गैस में जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे वॉल्यूम उतना कम होते जाएगा, पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते जाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रेशर के लिए कि ऑन चेंजिंग द प्रेशर, ऑन changing the pressure, comma, solubility of solid in liquid remains unaffected. Solubility of solid in liquid remains unaffected. इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा भैया? क्योंकि सॉलिड ऑलरेडी क्या होते हैं? बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस्ड। सॉलिड्स आर वेरी कॉम्प्रेस्ड। कॉम्प्रेस्ड नहीं कह सकते हो, वेरी पैक्ड कह सकते हो, तुम कॉम्प्रेस्ड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड्स आर वेरी पैक्ड, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, वेरी क्लोजली पैक्ड, वेरी क्लोजली पैक्ड। उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, तो आप अगर प्रेशर बढ़ाओगे भी तो प्रेशर से सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यही तीन फैक्टर्स आपको पढ़ना है कि किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि सॉलिड सॉल्वेंट का नेचर क्या है। दूसरा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे घटेगा। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर की आवश्यकता है, आप टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओ सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, अगले टॉपिक में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम मिलेंगे आपसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें आपको हेनरीज लॉ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से आपका क्लास 12th का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो रहा होगा। हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, और अगर आप हमसे ऑनलाइन मोड के साथ ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो सेंटर है वो डाल्टनगंज झारखंड में बाईपास रोड में ब्राइटन स्कूल के सामने चलता है। हमारा सेंटर दीक्षा इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो बच्चों आज के इतना ही कंटेंट के साथ हम आपसे विदा लेंगे, और अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।